कार्टून टीवी। पुराने समय की बात है। रामपुर नाम का एक बहुत ही पिछड़ा हुआ गांव था। उसी गांव में गजोधर नाम का एक आदमी रहता था। उसकी नई नई शादी हुई थी। वो खेती किसानी करके अपना घर चलाता था। एक रोज गजोधर गांव के प्रधान जी के पास कुछ मदद मांगने के लिए गया। प्रधान जी, मुझे कुछ पैसे उधार चाहिए। अरे क्यों नहीं गजोधर, हमारा काम ही है गांव की सेवा करना। बस इन कागजात पर साइन कर दो और पैसे लेकर जाओ। प्रधान ने कागज पर उसके दस्तखत करा लिए। उसके बाद उसे जितने भी रुपए चाहिए थे प्रधान ने गजोधर को दे दिए। गजोधर के वहाँ से चले जाने के बाद प्रधान ने अपने मुनीम से कहा, अरे मुनीम जी, ये गजोधर ही बचा था जिसके खेत हमारे नाम पर नहीं थे। अब बेचारे की शादी हो गई, खर्चा भी हुआ होगा, इसीलिए उधार लेने चला आया। लेकिन इसे नहीं पता कि इसकी जमीन अब मेरे नाम हो चुकी है। कुछ महीनों बाद गजोधर की पत्नी गर्भवती हो गई। मुबारक हो ममता, अब हमारे घर में बहुत सुंदर लक्ष्मी आने वाली है। लक्ष्मी आने के बाद हमारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएंगी। तो इस तरह समय बीतता गया और 2 महीने बीत गए। लेकिन 2 महीने बाद ही गजोधर की पत्नी का पेट निकलने लगा। एक बार उसे गांव का एक आदमी राम अवतार गजोधर से उसके खेतों के पास मिला। अरे गजोधर, अरे पहले तो तुम्हें बहुत बहुत मुबारक कि तुम्हारी संतान होने वाली है भैया। लेकिन अभी तो सिर्फ 2 ही महीने हुए हैं और भाभी जी का पेट निकलने लगा। रामावतार जी, ये तो मुझे भी समझ में नहीं आ रहा। अरे कोई बात नहीं, जो भी होगा अच्छा होगा। बस ऊपर वाले से दुआ करो कि लड़का पैदा हो जिससे तुम्हारी सारी समस्याएं खत्म हो जाएं। लेकिन राम अवतार, मैं चाहता हूँ कि मेरी एक सुंदर सी बेटी हो। देखो, लड़की तो पराया धन होती है, उसकी शादी कर दोगे उसमें भी ढेर सारा पैसा लगेगा। लेकिन लड़का होगा तो तुम्हारी कुछ मदद करेगा, कुछ काम करने लगेगा। मेरे ख्याल से ये सब भगवान पर छोड़ देना चाहिए। इस तरह धीरे धीरे समय बीत गया और 9 महीने पूरे हो गए। अचानक ममता के पेट में दर्द उठा। गांव की कुछ औरतें उसके घर आ गई और उसकी डिलीवरी चालू हो गई। गजोधर घर के बाहर कुछ गांव के ही आदमियों के साथ खड़ा था। अरे गजोधर, इतने परेशान क्यों हो? चिंता मत करो, बेटा ही होगा। आप सभी गांव वाले बेटे के पीछे क्यों पड़े हुए हो? मैं नहीं चाहता कोई बेटा। इतने में गजोधर के घर से एक औरत बाहर निकली। गजोधर भैया, एक खुशखबरी और एक दुख खबरी। खुशखबरी तो ये है कि आपके घर एक साथ 4 जुड़वा बेटियां पैदा हुई हैं। लेकिन दुख की बात यह है कि 4 बेटियां एक साथ होने की वजह से उनकी माँ जिंदा नहीं बची। इतना सुनते ही गजोधर के पैरों तले जमीन खिसक गई। खैर, अपनी पत्नी का क्रियाक्रम करने के बाद वो अपनी 4 बेटियों को पालने लगा। जब वो 5 साल की हो गई तब गजोधर ने कहा, नैना, सुनैना, प्रीति, पूजा, अब तुम लोग 5 साल की हो गई हो। सुबह सुबह तुम लोग मेरे साथ दौड़ने चला करोगी। ठीक है पापा। तभी एक रोज मुनीम जी ने ये सब देख लिया और उससे कहा, अरे गजोधर, सुबह सुबह मैंने देखा कि तुम अपनी 4 जुड़वा बेटियों को दौड़ा रहे थे। देखो मुनीम जी, मैं अपनी बेटियों के साथ कुछ भी करूं, इससे आपको क्या? अरे नहीं गजोधर बाबू, मैंने तो बस ऐसे ही पूछ लिया है। उस गांव में एक नदी थी और नदी के दूसरी तरफ एक स्कूल था। जब गजोधर की 4 जुड़वा बेटियां 10 साल की हो गई तब गजोधर ने अपनी बेटियों से कहा, नैना, सुनैना, प्रीति, पूजा, अब तुम लोग 10 साल की हो गई हो। क्या तुम लोग भी पढ़ना चाहती हो? पापा, आपने तो हमारे मन की बात कह दी। शाबाश मेरी बेटियों, तुम चारों बड़ी होकर इस पूरे पिछड़े हुए गांव को ही बदल डालो। इससे तुम्हारी माँ की आत्मा को भी शांति मिलेगी। आप बताइए, पढ़ने के लिए हमें आखिर करना क्या होगा? करना कुछ नहीं होगा। मैं कल ही तुम चारों का इस नदी के उस पार जो स्कूल है ना, वहाँ पर एडमिशन करा देता हूँ। अगली सुबह गजोधर अपनी 4 बेटियों को नदी के पास ले गया। उसने अपनी 4 जुड़वा बेटियों को नाव में बिठाया और नदी पार करके दूसरी तरफ स्कूल में चला गया। कहीं धोखे से आज मुझे किसी ने दारू तो नहीं पिला दी? मुझे 4 लड़कियाँ दिख रही हैं। अरे नहीं नहीं मास्टर जी, ये मेरी 4 बेटियाँ हैं। लेकिन चारों एक जैसी? मास्टर जी, मेरी 4 जुड़वा बेटियाँ हैं, इनका एडमिशन कराने आया हूँ। मुझे लगता है आप गंगा पार रामपुर गाँव से आए हो। हाँ मास्टर जी, आपने बिल्कुल सही पहचाना। लेकिन उस गांव की तो ये प्रथा है कि लड़कियों को पढ़ाया नहीं जाता। मास्टर जी, तो क्या इस स्कूल की भी यही प्रथा है? अरे नहीं नहीं, इस स्कूल का ऐसा कोई नियम नहीं है। तो इस तरह गजोधर ने अपनी 4 बेटियों का एडमिशन करवा दिया। अगले दिन उसकी 4 बेटियां स्कूल की ड्रेस पहनकर नदी के पास आ गई। अरे गजोधर, ये क्या कर रहे हो तुम? इस गांव की प्रथा के खिलाफ काम करने जा रहे हो? अरे ओ नाव वाले, अगर तुमने इन 4 जुड़वा लड़कियों को अपनी नाव में बिठाकर दूसरी तरफ छोड़ा तो आज के बाद तुम लोगों का यहाँ पर नाव चलाना बंद। पापा, अगर हमने ठान ही लिया है तो अब हम हार नहीं मानेंगे।
मेरे पास एक तरीका है। अगर आप हम चारों को किसी तरह तैरना सिखा दे तो हम लोग तैयार होकर स्कूल चले जाएंगे। अपनी चारों जुड़वा बेटियों का ये जज्बा देखकर गजोधर को बहुत अच्छा लगा और एक हफ्ते के अंदर उनकी बेटियां तैरना सीख गई। पापा, आप अब हम चारों की स्कूल ड्रेस और कॉपी किताबें किसी पॉलीथीन में रख दीजिए। अब वो चारों जुड़वा बेटियां नदी तैर कर स्कूल पहुंच गई। अरे बिटिया, तुम चारों तो एक हफ्ते पहले आने वाली थी। मास्टर जी, हम चारों बहनें नदी में तैर कर स्कूल पहुँचे हैं। उन चारों बहनों ने सारी बात मास्टर जी को बता दी। मैं तुम चारों को सल्यूट करता हूँ बेटियों। जो हिम्मत तुम चारों ने दिखाई वो हिम्मत आज तक किसी लड़के ने भी नहीं दिखाई। तुम आराम से पढ़ो, जितना मन हो पढ़ो। तुम्हारी पढ़ाई का बिल्कुल भी खर्चा नहीं लगेगा। भले ही मेरी पेंशन में से तनख्वाह कट जाए, लेकिन तुम चारों को मैं पढ़ा कर रहूंगा। जाओ ड्रेस बदल लो। तो इस तरह से वो चारों जुड़वा बहनें मन लगाकर पढ़ने लगी और धीरे धीरे वो चारों लड़कियां अब जवान हो गई। मेरी बच्चियों, जहाँ तक मेरी क्षमता थी उतना मैंने तुम लोगों को पढ़ा दिया, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम आगे भी पढ़ाई करो। लेकिन मास्टर जी, आगे की पढ़ाई के लिए तो बहुत पैसा लगेगा। इस स्कूल में टीचरों की जरूरत है और कल से ही तुम चारों इसी स्कूल में पढ़ाओगी और उन पैसों से अपने माता पिता का नाम रोशन करना। अब चारों बहनें उसी स्कूल में पढ़ाने लगी। नैना और सुनैना ने MBA कर लिया और प्रीति पूजा वकील बन गई। एक रोज नैना और सुनैना शहर के बहुत बड़े बिजनेसमैन के साथ उस गांव में कार से प्रधान जी के घर पर उतरी। प्रधान जी, ये खन्ना साहब हैं, बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। ये अपने गांव में एक बहुत बड़ी फैक्ट्री लगाना चाहते हैं। अरे नैना बिटिया, ये तो बड़ी अच्छी बात है। जमीन तो मैं दिलवा दूंगा, लेकिन कुछ खर्चा लगेगा, उसकी फिक्र आप मत कीजिए। इतने में वहाँ पर प्रीति और पूजा अपने वकील के ड्रेस में आ गए। सारे गांव वाले उन चारों जुड़वा बेटियों को देखकर बहुत हैरान थे। प्रधान जी, ये दोनों मेरी पर्सनल लॉयर हैं। आप कागजों पर साइन कर दीजिए और ये रहे 50 लाख। 50 लाख देखकर प्रधान खुश हो गया। पूजा ने कुछ पेपर दिए और उन सभी पर प्रधान ने बिना देखे ही साइन कर दिया। गांव वालों, ये लो अपने अपने पेपर पकड़ो। तुम सभी के खेत धोखे से इस प्रधान ने अपने नाम कर लिए थे, लेकिन अब आप सभी की जमीन आपकी हो चुकी है। पापा, हमारी जमीन भी प्रधान जी ने अपने नाम धोखे से कर ली थी, वो अब हमारी हो गई है। अब तो आप खुश है ना? ये सब देखकर गजोधर की आंखों में आंसू आ गए। उस बिजनेसमैन ने 50 लाख रुपए भी ले लिए। अब गांव वालों ने ही अपने खेतों में थोड़ी थोड़ी जमीन देकर फैक्ट्री खोलने में उनकी मदद की। कुछ ही सालों बाद उस गांव में फैक्ट्री खुल गई। पूरे गांव का नक्शा बदल गया। गजोधर का बहुत बड़ा बंगला बन गया। तभी एक रोज गजोधर के पास उसकी पत्नी की आत्मा आई। हमारी चारों बेटियों ने इतना बड़ा काम कर दिया कि भगवान को मैंने मजबूर कर दिया आपके पास आने के लिए। ममता, मैं हमेशा कहता था ना कि हमारे घर में लक्ष्मी आनी चाहिए। लक्ष्मी हमारी सारी समस्याएं दूर कर देगी, और हमारी चारों जुड़वा बेटियों ने तो पूरे गांव को ही बदल कर रख दिया। तुम्हें पता है, अब मैं इस गांव का नया प्रधान हूँ। तो इस तरह से पूरा गांव खुशी खुशी रहने लगा। ये कहानी है हेतराम की। हेतराम का जन्म ही इसलिए हुआ था कि वो शराब पी सके। दिन के 24 घंटे वो शराब के नशे में रहता। उसके मोहल्ले में किसी को याद नहीं है कि कौन सा ऐसा दिन था जब उसने शराब नहीं पी हो। काम धाम उससे कोई होता नहीं था, तो फिर शराब पीता कैसे था? शराब पीता था अपनी पत्नी सुनीता की कमाई के पैसों से। सुनीता एक चूड़ी बनाने की फैक्ट्री में काम करती थी। हर दिन की तरह शराब के नशे में टल्ली हेतराम सड़क पर गाना गाते हुए जा रहा था। पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। अरे पीने वालों को पीने का बहाना चाहिए। गाना गाते हुए अपने डगमगाते कदम से जैसे ही वो अपने घर में घुसा, उसकी चारों बेटियां रीमा, सीमा, मीना और पुष्पा के दिल की धड़कन बढ़ गई। वो आपस में खुसर फुसर करने लगे। तभी हेतराम ने सीमा को बुलाकर पूछा, सीमा, अरे ओ सीमा, तेरी माँ कहाँ है रे? बापू, वो तो अभी नहीं आई। आई नहीं? क्या मतलब आई नहीं? रात होने को आई और तुम्हारी माँ बाहर गैर मर्दों के साथ गुलछर्रे उड़ा रही है। आने दो आज उसे। मार मार कर उसकी सारी आशिकी यहीं जमीन में मिला दूंगा। बेशर्म औरत, मेरी नाक कटा दी है इसने। पति घर पर आ गया है और वो बाहर मजे कर रही है। उसके मुंह से दारू का भभका उठ रहा था। सीमा ने अपनी नाक बंद की और चुपचाप खामोशी से अपने शराबी पिता की बात सुनने लगी। तभी सुनीता वहाँ आ गई। सुनीता को देखते ही हेतराम भड़क गया। आ गई आशिकी लड़ा कर? अरे शर्म नहीं आती तुझे? घर में 4 बेटियां हैं और तू दूसरे के साथ मुंह काला किए फिरती है। ये सब आप क्या कह रहे हैं? आपका दिमाग खराब हो गया है क्या? मेरा दिमाग खराब हो गया है? बदतमीज औरत है। मेरा दिमाग खराब हो गया है? इतनी रात तक तू कहाँ थी?
काम पर गई थी, आपको पता नहीं है? चल बढ़िया है, काम की धौंस देने वाली। ये बता इतनी रात क्यों हो गई? 100 बार बोल चुकी हूँ, काम बहुत है। अभी त्योहार आने वाले हैं, ज्यादा काम करना पड़ता है और इसके ज्यादा पैसे भी मिलते हैं, तभी तो घर चलता है। नहीं तो सारी कमाई तो आपकी शराब में चली जाती है। खुद तो कुछ करते नहीं, बीवी करे तो फालतू की बातें बनाते रहते हो। पत्नी के मुंह से ये बात सुनकर हेतराम को मिर्ची लग गई। उसने गुस्से में अपनी 8 महीने की गर्भवती पत्नी के पेट पर जोर से लात मार दी। वो जमीन पर गिर पड़ी और दर्द से कराह उठी। सुनीता 5वीं बार गर्भवती थी। सुनीता तो पहली बेटी के बाद ही और बच्चे नहीं चाहती थी, लेकिन हेतराम को एक लड़के की चाहत थी। तू मुझे मत बता कि और बच्चे पैदा करने की नहीं। मर्द हूं मैं तेरा। मर्द की जो मर्जी होती है वही होता है, और उसी में औरत का भला भी होता है। इसलिए अपनी जबान बंद रख और मर्द की बात सुन। अगर नहीं सुनेगी तो तेरी इस बेटी को रेल की पटरी पर फेंकाऊंगा, समझी? बेचारी सुनीता क्या करती? अब इस बात को कौन सी माँ बर्दाश्त करती कि उसके बच्चे को कोई रेलवे ट्रैक पर फेंकाए। हेतराम की धमकी ने सुनीता को एक बच्चा पैदा करने वाली मशीन बना दिया और एक लड़के की चाहत में सुनीता ने 4 लड़कियों को जन्म दे दिया और वो 5वीं बार भी गर्भवती हो गई थी। सुनीता दर्द से करा रही थी, लेकिन हेतराम को उससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। वो तो अब भी नशे में बड़बड़ाया जा रहा था। जबान चलाती है, हैं? मेरे सामने जबान चलाती है? अरे शुगर मना मेरे जैसा सीधा साधा पति तुझे मिला है, नहीं तो तेरी इस बदजबानी पर तेरी जान ले लेता। ये कहकर उसने फिर से उसके पेट पर मारने के लिए अपना पैर उठाया। ये देखकर चारों बेटियां भागती हुई आई और अपने पिता के आगे रो रो कर और गिड़गिड़ा कर कहने लगी, बाबा बाबा माँ को छोड़ दो, भगवान के लिए माँ को छोड़ दो। अगर आपको मारना है तो हम सभी का गला घोट दो, क्योंकि आपको हमसे दिक्कत है ना। आप हमें मार दो लेकिन माँ को छोड़ दो। अपनी माँ का बचाव करती बेटियों को देख नशे में धुत हेतराम ने कहा, जान से मार दो? अच्छा ठीक है, जान से ही मार देता हूँ आज तुम लोगों को, ठीक है। उसके बाद उसने कोने में रखे झाड़ू से चारों बेटियों को तब तक मारा जब तक वो थक कर चूर नहीं हो गया। उसकी बेटियां दर्द से कराहती रही, लेकिन उसके अंदर तो दिल था ही नहीं। ना जाने कितनी बार उस जालिम ने अपना जोर अपनी पत्नी और बेटियों पर दिखाया था। कुछ दिन और बीते। एक रात सुनीता को प्रसव पीड़ा शुरू हो गई। पेट में बहुत दर्द हो रहा है जी। लगता है मुझे प्रसव पीड़ा शुरू हो गई है। वो कराते हुए अपने पति को उठाती रही, लेकिन वो हूँ हाँ करता रहा, लेकिन उठा नहीं। अब सुनीता से दर्द बर्दाश्त नहीं हो रहा था। वो किसी तरह बाहर आई और अपनी बेटियों को बुलाया और कहा, बेटा बेटा अस्पताल जाना होगा। सारी बेटियां अस्पताल जाने की तैयारी कर रही थी, लेकिन सुनीता से दर्द अब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा था। उसने अपनी बेटियों से कहा, मैं अस्पताल नहीं जा पाऊंगी बेटा, नहीं जा पाऊंगी। ये कहकर वो अपने कच्चे मकान के कच्चे से फर्श पर लेट गई और कराहने लगी। थोड़ी देर बाद उसने फर्श पर ही एक और बच्ची को जन्म दिया और उसके साथ ही वो हमेशा के लिए इस दर्द भरी दुनिया को छोड़कर चली गई। अभी अभी इस दुनिया में आई जोर जोर से रो रही उसकी मासूम सी बेटी को तो ये पता भी नहीं था कि उसे जन्म देने वाली माँ अब ना तो उसके आंसू देख सकती है और ना ही उसके रोने की आवाज उसके कानों में पड़ सकती है। थोड़ी देर तक तो सुनीता की चारों बेटियों को कुछ समझ नहीं आया, लेकिन फिर जब सुनीता बहुत देर तक बिना हिले डुले पड़ी रही तो माँ ये क्या हो गया माँ? दीदी माँ मर गई दीदी। सीमा और रीमा भागकर अपने पिता को माँ की मौत के बारे में बताने गए। बापू माँ हिलडुल नहीं रही है, देखो ना क्या हो गया उन्हें। लेकिन उस रात हेतराम भी नहीं उठा, वो भी सो गया सदा के लिए। शराब ने उसे इस बार वो नींद दी जिस नींद के बाद कोई नहीं जागता। एक ही रात में 5 बच्चियां अनाथ हो गई। नन्ही सी अभी अभी इस दुनिया में आई मुन्नी भूख के मारे रो रही थी, लेकिन घर में कुछ था कहाँ जो उसे मिलता। किसी तरह सीमा पड़ोस से थोड़ा दूध मांग कर ले आई। उसने उस मासूम को दूध पिला दिया, वो सो गई। उसके बाद सभी बहनें अपने माता पिता का अंतिम संस्कार करने शमशान घाट पहुंची। माँ, बापू, सभी ने उनका अंतिम संस्कार किया। जब वो अंतिम संस्कार कर घर लौट रही थी तो जोरों की बारिश शुरू हो गई। बारिश इतनी भयंकर थी कि ऐसा लगा कि उस बारिश में सब खत्म हो जाएगा, और खत्म हुआ भी। माँ बाप तो उन 5 बच्चियों के चले ही गए थे। उनके घर पर बिजली गिर गई और उनका कच्चा मकान जलकर खाक हो गया।
चारों बहनें जब घर पहुंची और अपने घर का ये हाल देखा, भगवान हमें क्यों छोड़ दिया? अरे हमें भी मार दो ना हमें। सब छीन लिया, सब कुछ। बिना गलती के हम सभी को जीवन भर की सजा दे दी। अरे मार दो। कहाँ हो ऊपर वाले? आओ सामने, हम नहीं डरते तुमसे, हमें मार दो। पूरी रात बेचारी वो बच्चियां एक पेड़ के नीचे रोते हुए बिताती हैं। सुबह उसकी छोटी बहन फिर से रोने लगी, लेकिन बार बार तो दूध मांगकर नहीं पिलाया जा सकता ना। कहाँ से लाए इसके लिए दूध? हम कहाँ से लाए? बहुत खराब किस्मत लेकर आई हो तुम मेरी बहन, बहुत खराब। सभी बहनें कुछ काम करने का सोच रही थी, क्योंकि बिना कुछ किए जीवन की गाड़ी तो चल नहीं सकती थी। और उसी की तलाश में अपनी छोटी बहन को गोद में उठाए वो चली जा रही थी। तभी उनकी नजर रास्ते में घायल अवस्था में पड़ी गाय पर गई। ऐसा लगता था कि किसी गाड़ी वाले ने उसे टक्कर मार दी है। चारों बहनें उस गाय को देखकर दुखी तो बहुत हुई, लेकिन वो क्या कर सकती थी। उन्होंने उसे देखकर भी अनदेखा किया और आगे बढ़ने लगी। तभी वो गाय जोर जोर से रंभाने लगी। ऐसा लगा कि वो उन्हें कह रही हो कि मेरी मदद करो। चारों बहनों के पैर अनायास ही रुक गए। पुष्पा, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लगा कि ये गाय रंभाकर हमसे मदद मांग रही है। मुझे भी ऐसा ही लगा दीदी। चारों बहनों ने गाय की खूब सेवा की। अपने फटे चिटे कपड़े से ही थोड़ा कपड़ा फाड़कर उसके घाव पर बांधा। भूखी प्यासी वो बहनें उस गौ माता की सेवा करने लगी और फिर थक हार कर सो गई। और जब उनकी नींद खुली तो उन्होंने देखा कि उनकी सबसे छोटी बहन गाय के बगल में चुपचाप लेटी हुई है और गौ माता उसे अपना दूध पिला रही है। चारों बहनें गौ माता के इस उपकार को गौर से देखने लगी और मन ही मन उनका धन्यवाद करने लगे। दीदी, गौ माता ने हमारी सारी चिंता ही दूर कर दी। अब मुन्नी को दूध की कोई दिक्कत नहीं होगी। मुन्नी दूध पीकर फिर सो गई। तब गौ माता फिर से जोर जोर से रंभाने लगी, जैसे उन सारी बहनों को शुक्रिया कह रही हो। गौ माता अब चारों बहनों के साथ ही रहने लगी। बहनों ने रोजी रोटी चलाने के लिए गौ माता के दूध से चाय बेचने का व्यापार शुरू किया। गौ माता के दूध से बनी चाय इतनी स्वादिष्ट होती कि इस चाय का स्वाद तो अद्भुत है। मैंने सच में ऐसी चाय आज तक नहीं पी। धीरे धीरे उनकी दुकान खूब चलने लगी। थोड़ा समय और बीता। अब उन बहनों ने गाय के दूध की मिठाइयाँ बनाकर बेचनी शुरू कर दी और वे मिठाइयाँ भी लोगों की जबान पर ऐसी चढ़ी कि जो भी एक बार उनकी दुकान की मिठाई खाता वो बार बार उनकी दुकान पर आता। धीरे धीरे कर उन बहनों का संघर्ष कम होता गया और गौ माता की कृपा और अपनी मेहनत से वे कामयाबी की नई नई मंजिल पाती गईं।